सुप्रभात, मेरा नाम अश्विन है और मैं कक्षा 10वीं अ का छात्र हूँ। मैं आप सभी के समक्ष आज एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन से जुड़ी घटना प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है जली हुई रोटियाँ। यह बात तब की है जब एपीजे अब्दुल कलाम एक छोटे बच्चे थे। एक रात वह अपने माता पिता के साथ भोजन कर रहे थे। भोजन करते समय उनका ध्यान अपने पिता की थाली पर गया और उन्होंने देखा उनकी माता ने जो उन्हें रोटियां परोसी हैं वह जली हुई हैं, परंतु उनके पिता बिना कोई शिकायत करे खुशी से उन रोटियों को खा रहे थे। जब उनकी माता ने इन रोटियों को जला हुआ परोसने के लिए क्षमा मांगी तो उनके पिता ने हंसते हुए उत्तर दिया, कोई बात नहीं, ये रोटियां तो मुझे जली हुई ही अच्छी लगती हैं। इस बात को सुनकर एपीजे अब्दुल कलाम को बहुत आश्चर्य हुआ और कुछ देर पश्चात उन्होंने अपने पिताश्री से पूछा, क्या पिताश्री को सच में जली हुई रोटियां अच्छी लगती हैं? तो उनके पिताश्री ने उत्तर दिया, भले ही एक जली हुई रोटी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, परंतु जले हुए शब्द लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, हमारे शब्दों के अंदर बहुत शक्ति होती है, इसीलिए हमें इन शब्दों को ध्यानपूर्वक व अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। सुप्रभात, मैं मोहित ग्रोवर कक्षा 9वीं ब का छात्र हूँ और आज मैं आपके समक्ष गुरु नानक देव जी के जीवन से जुड़ा एक प्रेरक प्रसंग प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है गुरु नानक देव जी की मक्का यात्रा। एक बार गुरु नानक देव जी के मुसलमान चेले ने उनसे कहा कि वह मक्का मदीना जाना चाहता है, क्योंकि उसका यह मानना था कि जब तक एक मुसलमान मक्का नहीं जाता वह तब तक सच्चा मुसलमान नहीं कहलाता। इसलिए गुरु नानक देव जी और उनके दोनों चेले मक्का जाने के लिए रवाना हुए। कुछ दिनों में वह मक्का पहुंच गए। उधर पहुंचकर गुरु नानक देव जी बहुत थक गए थे, इसलिए वह मुसाफिरों के लिए आराम गृह पर आराम करने चले गए। गुरु नानक देव जी को देखकर वहां काम करने वाले एक आदमी ने उनसे कहा कि आपको इतनी समझ नहीं कि खुदा की तरफ पैर करके नहीं सोते। तब गुरु नानक देव जी ने बोला कि मैं बहुत थक गया हूँ भाई, मुझे आराम करने दो, या खुद तुम मेरे पैर उठा के उस दिशा में रख दो जहाँ खुदा ना हो। तब उस आदमी को एहसास हुआ कि खुदा तो हर तरफ है, इसलिए उस आदमी ने फिर माफी मांगी। गुरु नानक देव जी ने भी उसे माफ कर दिया और मुस्कुराते हुए बोला, खुदा दिशाओं में वास नहीं करते, वह तो दिलों पर राज करते हैं। खुदा को दिल में रखो, अच्छे कर्म करो, यही खुदा का सच्चा सजदा है। धन्यवाद। मैं कक्षा 9वीं की छात्रा आज आप सभी के समक्ष नेहरू जी के जीवन से संबंधित एक प्रसंग प्रस्तुत करने जा रही हूँ। एक बार की बात है, नेहरू जी इलाहाबाद में कुंभ के मेले में गए। वहाँ उनके आने की खबर सुनकर आम जनता में भीड़ उमड़ गई। उसी समय नेहरू जी की गाड़ी उस भीड़ से धीरे धीरे निकल रही थी। तभी तुरंत एक वृद्ध महिला भीड़ को चीरते हुए उनकी मोटर गाड़ी के पास पहुंची और वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, ओ जवाहर, कहाँ है तू कहता है ना हमें आज़ादी मिल गई, बता कहाँ है आज़ादी? तुम जैसे मोटर में घूमने वालों को ही आज़ादी मिली, हम जैसे गरीबों को नहीं। नेहरू जी की यह बात सुनकर वृद्ध महिला की यह बात सुनकर नेहरू जी ने तुरंत गाड़ी रुकवाई और वह गाड़ी से निकलकर हाथ जोड़कर वृद्ध महिला से कहे कि माँ जी, आप पूछ रही हैं आज़ादी कहाँ है? क्या आपको आज़ादी नहीं दिख रही? आज आप अपने देश के प्रधानमंत्री को तू कहकर संबोधित कर रही हैं और उन्हें डांट भी रही हैं। यही तो है असली आज़ादी। क्या आप ऐसा पहले कर सकती थी? आज आप अपनी बात को बेहिचक मेरे सामने आकर बोल रही हैं, यही है असली आज़ादी। नेहरू जी की यह बात सुनकर वृद्ध महिला का गुस्सा तुरंत शांत हो गया और नेहरू जी ने उसे यह आश्वासन भी दिया कि उसकी इस बात पर गौर फरमाया जाएगा। हमें इस प्रसंग से यह सीख मिलती है कि विनम्रता से वह कार्य भी बन जाता है जो कठोरता से नहीं बन पाता। धन्यवाद। मैं महिमा कक्षा 10वीं ब की छात्रा आज आपके समक्ष लाल बहादुर शास्त्री के जीवन से संबंधित एक प्रेरक प्रसंग प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है ईमानदारी एक महान गुण। नाव गंगा के इस पार खड़ी है, यात्रियों से लगभग भर चुकी है। रामनगर के लिए खुलने ही वाली है, बस एक दो सवारी चाहिए। नाविक पास में खड़े नवयुवक को पहचानता है और बोलता है, आ जाओ, खड़े क्यों हो, रामनगर नहीं जाना है? नवयुवक बोलता है, जाना है, पर आज मैं तुम्हारे
नहीं जा सकता। क्यों भैया, रोज तो इसी नाव से आते जाते हो, आज क्या बात हो गई? आज मेरे पास उतराई देने के लिए पैसे नहीं है। तुम जाओ, मैं नहीं जाने वाला। नाविक नवयुवक से कहता है, तो क्या हुआ, कल दे देना। नवयुवक कहता है, नवयुवक खुद से सोचता है, बड़ी मुश्किल से तो मेरी माँ मेरी पढ़ाई का खर्च जुटाती है, यदि कल भी पैसे का प्रबंध नहीं हुआ तो कहाँ से दूंगा। नवयुवक बोलता है, मैं नहीं जाने वाला, ले जाओ अपनी नाव। नवयुवक अपनी किताबें अपने हाथ में उठा लेता है और छपाक नदी में कूद जाता है। नाविक उसे देखता रह गया, मुख से निकला, अजीब मनमौजी लड़का है। छप छप करते नवयुवक गंगा नदी पार करता है। भीगे कपड़े पहनकर ही वह घर पहुंचता है। माँ राम दुलारी इस हालत में अपने पुत्र को देखकर चिंतित हो उठती है और कहती है, अरे तुम्हारे कपड़े तो भीगे हैं, जल्दी उतारो। नवयुवक ने सारी बात बतलाते हुए कहा, माँ तुम ही बोलो, मैं बिना उतराई दिए कैसे उस नाव पे चढ़ सकता था? आखिर वो भी तो खुद एक गरीब आदमी है। नवयुवक की माँ कहती है कि बेटा तू जरूर एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। वह नवयुवक अन्य कोई नहीं, लाल बहादुर शास्त्री थे, जो हमारे प्रधानमंत्री बने और भारत राष्ट्र को उन्होंने प्रगति की राह दिखाई। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम ऋषिका है। मैं कक्षा 6 A की छात्रा हूँ। आज मैं जो कहानी आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ, वो हमारे देश की महान महिला द्रौपदी मुर्मू के बारे में है। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1988 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले के एक गांव में हुआ था। उनका जन्म एक संथाल परिवार में हुआ था। उन्होंने श्यामचरण मुर्मू से विवाह किया। उनके 2 बेटे और एक बेटी हुई, मगर दुर्भाग्यवश उनके दोनों बेटों और उनके पति की अलग-अलग समय पर अकाल मृत्यु हो गई। उनकी पुत्री विवाहिता है और वह भुवनेश्वर में रहती हैं। द्रौपदी मुर्मू ने एक अध्यापिका के रूप में अपने व्यवस्थित जीवन का आरंभ किया था। वह धीरे-धीरे राजनीति में भी आ रही थी। द्रौपदी मुर्मू ने सन 1997 में रंगाईपुर नगर पंचायत के पार्षद चुनाव में जीत हासिल की और यहाँ से उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन का आरंभ किया था। द्रौपदी मुर्मू ने उड़ीसा के मयूरभंज जिले की रंगाई सीट से 2000 और 2009 में भाजपा के टिकट पर 2 बार जीत हासिल की और वह विधायक बनी। द्रौपदी मुर्मू को मई 2015 में झारखंड का नवनी राज्यपाल बनाया गया था। द्रौपदी मुर्मू ने 7 अहमद की जगह ली थी। उन्हें झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह ने राज्यपाल पद की शपथ दिलाई थी। धन्यवाद। मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछती हूँ। क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में हमारे देश की क्या है? राष्ट्रपति। बिल्कुल सही जवाब। सुप्रभात, मैं प्राची कक्षा 10वीं A की छात्रा आप सभी के समक्ष श्री जवाहरलाल नेहरू के जीवन से जुड़ी एक घटना प्रस्तुत करने जा रही हूँ। यह घटना जवाहरलाल नेहरू के बाल्यकाल की है। जब चाचा नेहरू बच्चे थे, उनके घर पिंजरे में एक तोता पलता था। पिता मोतीलाल जी ने उस तोते की देखभाल का जिम्मा अपने मालिक को सौंप रखा था। नेहरू जी एक बार जब स्कूल से वापस आए तो उन्हें देखकर तोता जोर-जोर से कुछ बोलने लगा। नेहरू जी को लगा कि तोता आजाद होना चाहता है। उन्होंने पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। उसी समय तोता बाहर एक पेड़ पर जा बैठा। उसी समय माली वहां आ गया। उसने डांटा, यह तुमने क्या किया? मालिक नाराज होंगे। बालक नेहरू ने उत्तर दिया, सारा देश आजाद होना चाहता है, तोता भी चाहता है, आजादी सभी को मिलनी चाहिए। धन्यवाद। मैं नैन्सी कक्षा 9वीं बा की छात्रा आप सभी के समक्ष स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से संबंधित एक प्रेरणादायक प्रसंग प्रस्तुत करने जा रही हूँ। एक बार की बात है, स्वामी जी अपनी कक्षा में अपने मित्रों को एक कहानी सुना रहे थे। वे सब इतने मग्न थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब मास्टर जी आए और पढ़ाना शुरू भी कर दिया।
जब वो सब बेंच पर खड़े होने जा रहे थे, तब